एकलव्या यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार श्रोताओं, आज का ये सत्र या कहें हमारी ये विशेष चर्चा बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। बिल्कुल, आज के हमारे इस डीप डाइव का मुख्य विषय है आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे 2025-26। और ये चर्चा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हमारे श्रोताओं के लिए एक तरह से मास्टर क्लास है। हाँ, चाहे हम यूपीएससी के जीएस पेपर 3 निबंध या प्रीलिम्स की बात करें या फिर बैंकिंग और एसएससी जैसी परीक्षाओं की। आजकल परीक्षाओं में जो स्टेटमेंट बेस्ड या कथन आधारित प्रश्न आते हैं ना, उन्हें हल करने के लिए यह बहुत जरूरी है। एकदम सही। वहां सीधा डेटा, राजकोषीय घाटा और नई योजनाओं के एकदम सटीक तथ्य चाहिए होते हैं। तो चलिए सबसे पहले सर्वेक्षण की पृष्ठभूमि से शुरू करते हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो यह सर्वेक्षण हमारी अर्थव्यवस्था का एक पूरा हेल्थ चेकअप है। मतलब जो बजट से ठीक पहले आता है ना। बिल्कुल। और इस बार इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी CEA वी अनंत नागेश्वरन जी ने तैयार किया है, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में पेश किया। इसमें कुल 16 अध्याय हैं। सही? हाँ, 16 अध्याय जो सिर्फ पिछले वर्ष का विश्लेषण नहीं करते बल्कि भविष्य का एक बहुत ही स्पष्ट रोड मैप देते हैं। तो इस हेल्थ रिपोर्ट को खोलते ही जो सबसे पहला बिंदु सामने आता है वो है इस सर्वेक्षण का मुख्य विषय यानी इसकी थीम। और इस बार का फोकस बहुत ही आधुनिक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI पर एक विशेष अध्याय दिया गया है। इसमें एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव दिखा है। मतलब रणनीतिक लचीलेपन या स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस से आगे बढ़कर बात हो रही है। हाँ, अब हम सामरिक अपरिहार्यता यानी स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं। श्रोताओं के लिए ये कीवर्ड बहुत अहम है। तो इसका असल मतलब क्या है? देखिए, इसका लक्ष्य है भारत को ग्लोबल वैल्यू चेन यानी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक ऐसा अटूट हिस्सा बनाना जिसे दुनिया नजरअंदाज ना कर सके। मतलब दुनिया को हमारी जरूरत होनी ही चाहिए। और इस लक्ष्य को पाने के लिए AI की रणनीति क्या होगी? रणनीति बहुत स्पष्ट है। सर्वेक्षण कहता है कि हमें पश्चिमी देशों के पूंजी प्रधान या कैपिटल इंटेंसिव मॉडल से बचना है। यानी हमें सिर्फ बड़े और महंगे सिस्टम पर पैसे नहीं बहाने हैं बल्कि विकेंद्रीकृत या डिसेंट्रलाइज मॉडल अपनाना है। एकदम सही कहा आपने। एक ऐसा एप्लीकेशन आधारित सिस्टम जो सीधे कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा में क्रांति ला सके। तकनीक के शानदार रोडमैप के बाद अब हम अर्थव्यवस्था के सबसे बुनियादी आंकड़े पर आते हैं, जो है हमारी GDP। श्रोताओं को यह डेटा नोट कर लेना चाहिए। वित्तीय वर्ष 25 यानी FY 25 के प्रोविजनल आंकड़ों के अनुसार हमारी वृद्धि दर 8.2% रही है। और अगले वर्ष यानी FY 26 के फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स या प्रथम अग्रिम अनुमान में यह 7.4% बताई गई है। तस्वीर यहीं खत्म नहीं होती। FY 27 का पूर्वानुमान भी दिया गया है, जो 6.8% से 7.2% के बीच है। वैश्विक मंदी के बीच ये बहुत बड़ी बात है। और इसी के आधार पर भारत लगातार चौथे वर्ष सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि इस शानदार उड़ान के मुख्य चालक या ड्राइवर्स क्या हैं। सर्वेक्षण साफ कहता है कि मजबूत घरेलू मांग और निवेश में लगातार वृद्धि इसके मुख्य चालक हैं। जब मांग इतनी ज्यादा होती है तो अक्सर एक खतरा पैदा होता है महंगाई का। हाँ, जो आम आदमी और परीक्षा के प्रश्न पत्र दोनों पर असर डालती है। लेकिन यहाँ आंकड़े काफी राहत देने वाले हैं। सही कहा। अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान खुदरा मुद्रास्फीति या कहें CPI औसतन सिर्फ 1.7% रही है। ये ऐतिहासिक रूप से सबसे कम है। और अगर मैं खाद्य मुद्रास्फीति या फूड इन्फ्लेशन की बात करूं तो वो आंकड़ा तो और भी चौंकाने वाला है। हाँ, क्योंकि खाद्य मुद्रास्फीति ऋणात्मक रही है। मतलब -2.71% तक गिर गई है। अगर हम प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं से तुलना करें तो भारत में महंगाई में सबसे अधिक 1.8% की गिरावट आई है। और इसका बहुत बड़ा कारण सरकार के प्रभावी आपूर्ति प्रबंधन और प्रशासनिक उपाय रहे हैं। महंगाई पर नियंत्रण के बाद अब हम राजकोषीय घाटे या फिस्कल डेफिसिट और वित्तीय अनुशासन की ओर बढ़ते हैं। सरकार के बही खाते को देखें तो FY 26 का संशोधित अनुमान बताता है कि राजकोषीय घाटा GDP का 4.4% है। और FY 27 के लिए इसे 4.3% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही राजस्व घाटे या रेवेन्यू डेफिसिट का लक्ष्य FY 27 के लिए 1.5% तय हुआ है। इसमें एक बहुत दूरगामी लक्ष्य भी शामिल है जो 16वें वित्त आयोग ने सुझाया है ना। बिल्कुल।
सिफारिश ये है कि 2030-31 तक राजकोषीय घाटे को 3.5% के स्तर तक लाया जाए। जब सरकारी खजाने में इतना अनुशासन है तो बैंकिंग सेक्टर का प्रबंधन भी देख लेते हैं। बैंकिंग में एक बहुत बड़ा सुधार हुआ है। सितंबर 2025 तक जो ग्रॉस एनपीए यानी जीएनपीए हैं, वे दशकों के निम्नतम स्तर 2.2% पर आ गए हैं। श्रोताओं को ये जरूर याद रखना चाहिए कि FY18 में यही आंकड़ा 13.2% हुआ करता था। इसी सुधार ने एक बहुत ही रोचक बदलाव को जन्म दिया है। अब हम ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम की नहीं, बल्कि ट्विन बैलेंस शीट एडवांटेज की बात करते हैं। मतलब अब बैंकों की बैलेंस शीट भी साफ है और कंपनियों की भी। दोनों मुनाफे में हैं। एकदम सही। और इसी एडवांटेज का नतीजा है कि नॉन फूड बैंक क्रेडिट यानी गैर खाद्य बैंक ऋण में बहुत मजबूत वृद्धि हो रही है। बैंकों के पास पैसा है, तो अब देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र ने कैसा प्रदर्शन किया है। सबसे पहले कृषि क्षेत्र की बात करते हैं। H1 FY26 यानी वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में इसमें 7.0% की वृद्धि दर्ज हुई है, जबकि पिछले वर्ष H1 FY25 में यह वृद्धि मात्र 6.1% थी। इसका एक बड़ा कारण पशुपालन और मत्स्य पालन यानी एलाइड सेक्टर्स का बढ़ता योगदान है। इसीलिए सर्वेक्षण कृषि को हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक स्टेबलाइजिंग फोर्स यानी स्थिरता शक्ति मानता है। कृषि के बाद अगर हम औद्योगिक क्षेत्र या इंडस्ट्री को देखें तो H1 FY26 में 7.0% की ईयर ऑन ईयर वृद्धि हुई है। लेकिन यहाँ प्रीलिम्स के नजरिए से एक अपवाद है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हाँ, भारी बारिश के कारण खनन यानी माइनिंग क्षेत्र में 1.8% का संकुचन या कंट्रैक्शन हुआ है। हालांकि इसके विपरीत निर्माण या कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में स्टील और सीमेंट की खपत काफी स्थिर बनी हुई है। और अगर ऊर्जा सुरक्षा की बात करें तो FY25 में कोयला उत्पादन ने 1047.52 मिलियन टन का ऐतिहासिक आंकड़ा छुआ है। अब बात करते हैं विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग की। दूसरी तिमाही या Q2 FY26 में इसमें 9.13% का भारी उछाल दिखा है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि कुल विनिर्माण जीवीए में मध्यम और हाईटेक उत्पादों की हिस्सेदारी अब 46.3% हो गई है। ये उछाल ऐसे ही नहीं आया है। PLI योजना ने इसमें एक बड़े चालक की भूमिका निभाई है, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल में। इसी का सीधा परिणाम है कि FY25 में हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 7वें स्थान से छलांग लगाकर 3रे स्थान पर आ गया है। अब उस क्षेत्र पर आते हैं जो GDP में सबसे बड़ा योगदान देता है, यानी सेवा क्षेत्र। FY26 के लिए सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक 9.1% की वृद्धि अनुमानित है, जिसमें व्यापार, होटल, परिवहन और संचार क्षेत्र मुख्य भूमिका में है। इसके अलावा डिजिटलीकरण के कारण वित्तीय सेवाओं को जो रफ्तार मिली है, उससे हमारे सेवा निर्यात भी निरंतर सरप्लस बना हुआ है। और इसी सर्विसेज सरप्लस का फायदा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यापार और विदेशी मुद्रा के मोर्चे पर मिलता है। बिल्कुल, अगर हम बुनियादी ढांचे या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो FY25 में केंद्र का प्रभावी कैपेक्स GDP का 4.0% रहा है। इस कैपेक्स से देश में समर्पित माल ढुलाई गलियारे या DFC और नए राष्ट्रीय जलमार्ग बन रहे हैं। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे में PPP मॉडल से निजी निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। और राज्यों को भी कैपेक्स के लिए SASCI यानी सनकेस की योजना के तहत सहायता दी जा रही है। व्यापार के मोर्चे पर देखें तो FY25 में कुल निर्यात ने $825.3 बिलियन का रिकॉर्ड बनाया है। और जो हमारा व्यापार घाटा होता है उसकी पूरी भरपाई हमारे सेवा अधिशेष से हो गई है। सही, एकदम सही। और इसमें प्रवासियों का भी बड़ा योगदान है। जो प्रेषण या रिमिटेंसेस भारत आए हैं, वे विश्व में सर्वाधिक $135.4 बिलियन रहे। इसी मजबूती के कारण हमारे पास 11 महीने से अधिक का इंपोर्ट कवर उपलब्ध है। और विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो 16 जनवरी 2026 तक फॉरेक्स रिजर्व $701.4 बिलियन था। कर्ज के मोर्चे पर भी राहत है। सितंबर 2025 तक बाहरी ऋण घटकर GDP का केवल 19.2% रह गया है। हालांकि शुद्ध FDI में थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर दिखा, लेकिन जैसा हमने कहा, प्रेषण ने उसकी बहुत अच्छी तरह भरपाई की है। इन आर्थिक आंकड़ों के बाद अब हम अर्थव्यवस्था के सामाजिक क्षेत्र
रोजगार और जलवायु संबंधी पहलुओं पर चर्चा करते हैं। रोजगार को लेकर पीएलएफएस का डेटा बताता है कि बेरोजगारी दर में गिरावट आई है और महिलाओं की श्रम बल भागीदारी यानी LFPR में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। सरकार का फोकस अब समान कार्य के लिए समान वेतन पर है और साथ ही अप्रेंटिसशिप तथा वोकेशनल ट्रेनिंग पर भी जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा में भी कई बड़े कदम उठाए गए हैं, जैसे मानसिक स्वास्थ्य के लिए टेलीमानस का विस्तार हो रहा है। उच्च शिक्षा में अब 100% FDI की अनुमति दे दी गई है, जिससे शिक्षा का स्तर और सुधरेगा। स्वास्थ्य संकेतों में हमारी जीवन प्रत्याशा बढ़ी है और शिशु मृत्यु दर यानी IMR में सुधार दर्ज हुआ है। छात्रों के लिए एक बड़ा तकनीकी कदम उठाया गया है। वन नेशन वन ID की तर्ज पर अपार ID यानी APAAR ID लागू की गई है। अब आते हैं जलवायु परिवर्तन पर, जो आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है। सर्वेक्षण यहाँ रणनीति में एक बड़ा बदलाव दिखाता है। हाँ, अब हम शमन यानी मिटिगेशन से पहले अनुकूलन या अडेप्टेशन को प्राथमिकता दे रहे हैं। मतलब पहले खुद को सुरक्षित करना जरूरी है, लेकिन ऊर्जा के लक्ष्य वही हैं, है ना? बिल्कुल। 2030 तक 50% गैर जीवाश्म ईंधन यानी नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है। इसे पूरा करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, सौर ऊर्जा और ग्रीन बॉन्ड पर काफी जोर है। आखिर में हम शहरीकरण और डेटा सुधारों की बात कर लेते हैं। सर्वेक्षण ने कचरा प्रबंधन के लिए इंदौर मॉडल की काफी तारीफ की है, क्योंकि ये मॉडल पूरी तरह से जन भागीदारी पर आधारित है। एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि अगर हम आधिकारिक परिभाषा से आगे देखें तो भारत अब पहले से कहीं अधिक शहरी हो चुका है। और डेटा की शुद्धता के लिए सांख्यिकी सुधारों में एक बड़ा बदलाव ये है कि राष्ट्रीय खातों का आधार वर्ष या बेस ईयर अब 2022-23 होगा। इसके साथ ही नीति निर्माताओं को ताज़ा डेटा मिलता रहे, इसलिए PLFS और असंगठित क्षेत्र के SUSE यानी SUC सर्वेक्षण अब अधिक बारंबारता या फ्रीक्वेंसी के साथ किए जाएंगे। तो श्रोताओं, ये था आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का पूरा डीप डाइव। अब परीक्षा के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, GDP FY26 के लिए फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट 7.4% और FY27 का पूर्वानुमान 6.8 से 7.2% है। घाटे की बात करें तो FY27 के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्य 4.3% रखा गया है। मुख्य परीक्षा के लिए दो नए और अहम शब्द हैं, सामरिक अपरिहार्यता यानी स्ट्रैटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी और विकेंद्रीकृत AI। क्षेत्रों की प्रदर्शन में सेवा क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि 9.1% है और विनिर्माण में दूसरी तिमाही का भारी स्पाइक दर्ज हुआ। और अंत में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 701.4 बिलियन डॉलर पर है, जबकि कुल निर्यात ने 825.3 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड बनाया है। इस ज्ञानवर्धक चर्चा को खत्म करने से पहले हम श्रोताओं को सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा विचार देना चाहते हैं। बिल्कुल, हमने आज विकेंद्रीकृत AI के बारे में चर्चा की। जरा सोचिए, जब AI केवल बड़ी कंपनियों के हाथों में न रहकर एप्लीकेशन के जरिए सीधे एक आम किसान या दूर दराज के गांव के हेल्थ वर्कर के हाथ में आ जाएगा, तो ये भारत के आर्थिक और सामाजिक ताने बाने को कितनी गहराई से बदल देगा। ऐसे ही क्विक रिवीजन टॉपिक्स के लिए एकलव्य YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।